हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज लाइट के। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो कौन सी घटना, देखिए विवर्तन या ध्रुवीकरण या अपवर्तन या फिर व्यतिकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीकरण। तो देखिए जो कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि जो प्रकाश क्या है, ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, दो तरह की तरंगे होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो जो प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है, वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। किसके थ्रू हमको ये बात पता चला, तो ध्रुवी पोलराइजेशन के कारण। ठीक है, ध्रुवीकरण के कारण। देखिए प्रकाश के ध्रुवीकरण की प्रघटना से यह निर्णय लेने में सहायता मिली है कि प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। वास्तव में प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाओं की जो खोज है, उससे यह स्पष्ट हो गया था कि प्रकाश तरंग क्या है, गति है ना, प्रकाश तरंग गति प्रदर्शित करता है। ठीक है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि यह किस प्रकार की तरंग है। ठीक है, अनुदैर्ध्य है या फिर अनुप्रस्थ है। लेकिन ध्रुवीकरण पोलराइजेशन के द्वारा हमको क्या पता चला कि जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दहली आवृत्ति कैसी होती है। तो दहली आवृत्ति कैसी होती है, देखिए जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है, या फिर जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर होती है, जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। तो हम क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति। देखिए जब किसी धातु पर विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्सरे आदि जब पड़ती है, तो वह धातु उस विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई धातु है, उस पर हम चुंबकीय विकिरण डाल दें, तो वो क्या करता है, जितने भी विकिरण है उससे जो ऊर्जा उसको अवशोषित कर लेता है और उसके बदले में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तथा इस क्रिया के लिए एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति। मतलब इसी आवृत्ति पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। ठीक है, और उसमें क्या लिखा था, दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है, तो जिसके नीचे जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है, संभव नहीं है। मतलब उतनी आवृत्ति होगी तभी वो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, उससे नीचे की आवृत्ति में उत्सर्जित नहीं होगा। तो यही लिखा है, देखिए जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो देखिए किसका उत्पादन होता है, प्रकाशीय ऊर्जा का, कि विद्युत ऊर्जा का, उष्मीय ऊर्जा का, या फिर यांत्रिक ऊर्जा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा का। मतलब प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से जो सौर ऊर्जा का हम रूपांतरण करते हैं, तो उससे कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, और यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जो प्रकाश वोल्टीय सेल है उसके प्रयोग से जब हम सौर ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं, तो सौर ऊर्जा किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। जैसे देख लीजिए, यहाँ बहुत सारा क्या होता है, छत पे हम वो लगाते हैं ना, एलईडी लाइट के लिए, वो सौर ऊर्जा के लिए हम बहुत सारी ग्रिड लगाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, सूर्य से रोशनी लेता है और उसकी ऊर्जा को लेकर किस में बदल देता है, वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, बैगनी रंग। जो बैगनी रंग है वो प्रकाश, देखिए आप स्कूल में प्रैक्टिकल किए होंगे कि हमें प्रिज्म दिया जाता है, फिर उससे प्रकाश गुजरता है। ठीक है, तो उसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं 7 रंग रहते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सा रंग होता है, बैगनी रंग जो है वो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। देखिए प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश के रंगों में बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक दर्शाएगा, क्योंकि इस रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो लाल रंग का। ठीक है, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उस रंग का क्या होता है, अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है, प्रिज्म में इस रंग का क्या होता है, अपवर्तनांक अधिक होता है। प्रकाश के किसी रंग का विचलन उसके तरंग दैर्ध्य और प्रिज्म में उस रंग के लिए अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो सबसे कम विचलन किसका होगा, लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस रंग के लिए क्या हो जाएगा, प्रिज्म में अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा लाल रंग के लिए। और जो बैगनी रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। इस वजह से क्या होता है, प्रिज्म में इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन भी सबसे अधिक होता है। देखिए किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की चमक पर। ठीक है,
नेक्स्ट है, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देगा। तो बताइए कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देगा। लाल रंग। मैंने भी आपको बताया था कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जो इसका कांच में अपवर्तनांक होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जब रंगीन पदार्थों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो सबसे कम उठा हुआ अक्षर कौन दिखेगा, तो लाल दिखेगा। देखिए यहाँ लिखा है कि जो क्या होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, अतः स्पष्ट है कि लाल रंग सबसे कम उठा होगा। तो इसका अपवर्तनांक कम क्यों है, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो ज़्यादा होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि जिस रंग का जो होता है तरंग दैर्ध्य जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका अपवर्तनांक कम होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक, जैसे हमने पढ़ा था कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या था, ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य कम था, लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, इसलिए लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। इस वजह से क्या होता है, वो कम उभरा हुआ दिखता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी है ना, इलेक्ट्रॉन और जिसको हम आंख से देख सकते हैं वो वाला सूक्ष्मदर्शी है, ये से अधिक आवर्धन क्यों देती है। तो देखिए क्यों इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है, या इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है, या देखिए इलेक्ट्रॉन में प्रकाश कणों से अधिक ऊर्जा होती है, या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अधिक शक्तिशाली लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से क्या होती है, कम होती है। इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन देता है। ठीक है, अधिक आवर्धन मतलब हम ज़्यादा छोटा चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से किसकी अपेक्षा, चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से क्या होती है, कम होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी या फिर प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन देता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब क्या है, तीव्र गति से करते हुए इलेक्ट्रॉन की सहायता से बनाया जाता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन से बनी तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है, जिसकी वजह से जो कोशिकाओं है ना, जिसकी वजह से कोशिकाओं आदि के आंतरिक अति सूक्ष्म भागों का भी स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन का त्वरक विभव जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होता है बढ़ाकर इनकी गति बढ़ाई जा सकती है, जिससे इनकी जो तरंग दैर्ध्य है उसमें कमी उत्पन्न करके उच्च आवर्धन क्षमता प्राप्त कर लिया जाता है। अब इतना ध्यान रखिएगा, जो तरंग दैर्ध्य होता है जिसका जितना ज़्यादा कम तरंग दैर्ध्य होगा उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है वो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से उसकी आवर्धन क्षमता अधिक होती है। क्यों, क्योंकि जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी तरंग दैर्ध्य को, किसी भी वस्तु जिसका हम देखना चाहते हैं उसकी तरंग दैर्ध्य को कम कर देता है, जिससे हम क्या करते हैं, उच्च आवर्धन क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रंग होते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल, हरा और नीला। ठीक है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट में क्या होता है, प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा और नीला। ठीक है, अब देखिए ल्यूमेन एकक है किसका है, ठीक है, तो ल्यूमेन जो होता है वो ज्योति फ्लक्स का होता है। ठीक है, ल्यूमेन जो होता है ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है। एकक मतलब क्या होता है, इकाई। ठीक है, एसआई है ना, एसआई यूनिट किसका है, ल्यूमेन, तो ज्योति फ्लक्स का क्या है, ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है। देखिए श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि हम प्रैक्टिकल करते तो एक प्रिज्म रहता था, ठीक है, उसमें हम जब प्रकाश को ऐसे गुजारते थे तो कितने भागों में बढ़ जाता था, जो प्रकाश था 7 रंग में ऐसे बढ़ जाता था। ठीक है, तो होता है श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल वाइब्ग्योर होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, YOR। ठीक है, अब देखिए लिखा है इसमें कि जो परमाणु घड़ी होती है वो निम्नलिखित में से किसके ट्रांजिशन पर आधारित होती है। तो ऑप्शन है सोडियम, सीजियम या फिर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सीजियम। तो परमाणु घड़ी होती है जो सीजियम के संक्रमण यानी ट्रांजिशन पर आधारित होती है। अब देखिए अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। किससे, अवतल लेंस से। देखिए अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है, और यह आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत सारे छोटे छोटे उसमें आ जाता है। ठीक है, कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, वस्तु की ओर बनता है। लेंस और फोकस, जो लेंस होता है, ठीक है, लेंस और फोकस, यहाँ जो एफ होता है लेंस और फोकस के बीच यहाँ पर कहीं पर बनेगा। ठीक है, और यह आभासी होता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है।
अब देखिए अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि जो अवतल लेंस होते हैं हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। आभासी वस्तु से छोटा, लेंस और फोकस के बीच, ठीक है, और वस्तु की ओर, याद रखिएगा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं और वस्तु से छोटा बनाते हैं। देखिए किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है आभासी और आवर्धित, तो किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी गई है, तो अभी हमने पढ़ा था कौन सा, तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या होता है, हमेशा वो क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए जो हम ट्रक वगैरह चलाते हैं, चाहे स्कूटी वगैरह, चाहे आपने देखा होगा बहुत सारे रोड में क्या होता है, जहाँ पर मोड़ होती है वहाँ पर एक बड़ा सा शीशा लगा होता है उत्तल टाइप का। उससे क्या होता है, जो आगे आने वाली गाड़ी है, हमको तो मोड़ में दिखता नहीं है, तो उस तरफ से जो गाड़ियाँ आती हैं वो उस शीशे पे दिखने लगती है, तो किसका होता है, वो उत्तल दर्पण का होता है। क्यों, क्योंकि बहुत बड़े से एरिया को वो छोटे जगह में दिखाता है, ठीक है। देखिए किसी वस्तु का जो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी होता है। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। देखिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल लेंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल्स याद रखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। डेली यूज में जो जो हम देखते हैं उससे अगर हम इसे कनेक्ट करें तो हमें अच्छे से याद हो जाती हैं चीजें। अब देखिए अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो क्या होता है, अवतल लेंस में से हमेशा आभासी और क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अवतल लेंस से अवतल लेंस और उत्तल दर्पण थोड़ा थोड़ा सेम होते हैं, ठीक है। और अवतल लेंस और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अवतल लेंस से हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए अवतल लेंस से प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की ओर, फोकस के बीच, या आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। कौन सा, अवतल लेंस, ना कि दर्पण। अवतल लेंस की बात कर रही हूं मैं। देखिए अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इसको तो आप अच्छे से जान जाएंगे कि क्या करते हैं अवतल लेंस, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। देखिए किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए पूछ रहा है आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, ठीक है। समतल अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, या फिर उत्तल लेंस होता है, या फिर बेलनाकार लेंस होता है। तो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। देखिए अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं। उत्तल या अभिसारी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर है वह गर्म हो जाए, दूसरा है कि उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, तीसरा है उपयुक्त वेग के इलेक्ट्रॉन उससे टकराए, या फिर उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर टकराए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, जब उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है उस पर गिरे, ठीक है। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। यह घटना उपर्युक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु की सतह पर गिरने से होगा। मतलब जैसे मान लीजिए किसी हर धातु का अलग अलग वो होगा, जिस मतलब किसी प्रकाश को किसी डिफरेंट प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की क्षमता वाला जो धातु पर डाला जाएगा प्रकाश, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करेगा। मान लीजिए कोई धातु है, उसका रिक्वायरमेंट से कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अगर हम उस पर डालते हैं तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निष्कासित नहीं करेगा। अब देखिए आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है, नियॉन का। देखिए सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः उच्च तीव्रता के सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नियॉन गैस भरी होती है, ठीक है। देखिए सोडियम लैंप होता है बट उसमें कौन सा गैस भरा होता है, तो नियॉन गैस भरा होता है। अब देखिए प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है, वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल या फिर चुंबकीय बल। तो सबसे ज्यादा सशक्त बल क्या है, तो नाभिकीय बल सबसे ज्यादा सशक्त बल है, ठीक है। वैज्ञानिक ने प्रकृति में 4 विभिन्न प्रकार के बलों को परिभाषित किया है, जिसमें क्या आता है, विद्युत चुंबकीय बल, सशक्त नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और गुरुत्वीय बल। तो इन सभी में सबसे ज्यादा सशक्त बल, सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है, तो नाभिकीय बल है, ठीक है। और सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो गुरुत्वीय बल जो है वो सबसे दुर्बल बल है। अब देखिए
देखिए प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा या फिर उत्प्रेरक के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के द्वारा। जो प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है वो प्रकाश के द्वारा ही उत्पन्न मतलब शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या होती है? प्रकाश के द्वारा शुरू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिदर्शी, जिसे हम पेरिस्कोप कहते हैं, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। देखिए परिदर्शी एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकते हैं। जैसे आपने देखो बहुत सारे कार या फिर व्हीकल देखे होंगे या फिर बहुत सारे और मॉल या फिर रेस्टोरेंट में देखेंगे जो शीशा होता है वो क्या होता है? अंदर का व्यक्ति बाहर देख सकता है बट जो बाहर का व्यक्ति वो अंदर नहीं देख सकता। वही एक तरह से प्रकाशिक यंत्र है परिदर्शी। ठीक है, तो परिदर्शी क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक जो है वो छिपकर देख सकता है चारों ओर, और इसका उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत में छिपे सैनिकों के द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। परिदर्शी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब जो प्रकाश उस पर आता है हम कैसे देख पाते हैं? हम परावर्तन के द्वारा ही देख पाते हैं ना, कि प्रकाश परावर्तित होकर उस पर पड़ती है, फिर हमारे आँख में उसका छवि बनता है, तब हम देख पाते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब वो क्या होता है? प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इस वजह से क्या होता है? हमें अंदर का जो व्यक्ति या फिर जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देता है। अब देखिए प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे हमारा जो डिस्क का तार होता है ना, वो भी क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो देखिए प्रकाशीय फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है, कोर, क्लैडिंग और कोटिंग। ठीक है, बस इतना याद रखिए। जो प्रकाशीय तंतु होता है वो किस पर कार्य करता है? तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने किया था। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिकाएं हैं जो कि विशुद्ध कांच सिलिका की बनी होती है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। वर्ष 1952 में भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिकीविद नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ था। अब देखिए जो फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वही है, ठीक है, सेम सिद्धांत। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? फाइबर ऑप्टिक्स। अब नेक्स्ट देखिए कि प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाशिक तंतु का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो संचार सेवा के लिए। मैंने कहा था ना, लंबी लंबी जो तारें होती हैं, वाईफाई की तार, चाहे बहुत सारी तार जो होती हैं, वो किसके लिए होती हैं? प्रकाशिक तंतु का यूज होता है इसमें। ठीक है, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक से निर्मित एक तंतु होता है जिसकी लंबाई की दिशा में प्रकाश का संचरण हो सकता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आजकल संचार में इनका क्या होता है? खूब प्रयोग हो रहा है, क्योंकि इनकी सहायता से सिग्नल को अधिक दूरी तक बिना परिवर्तित किए भेजा जा सकता है। अब देखिए अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय में मुंह के द्वारा निविष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्विष्ट है? ठीक है, तो देखिए छोटा धारा वहन तार या फिर संकीर्ण नलिका में पानी भरा होता है। प्रकाशिक फाइबर संकीर्ण नलिका में कुछ रासायनिक घोल, तो क्या होता है? प्रकाशिक फाइबर होता है। ठीक है, अंतर्दर्शी वही एंडोस्कोपी जब कराते हैं, जैसे पेट में अगर कुछ समस्या हो या फिर फूड पाइप में, तो जिसके जो एंडोस्कोपी होता है उसके अंदर क्या होता है? तो प्रकाशिक तंतु होता है। ठीक है, देखिए अंतर्दर्शी जिसे एंडोस्कोप कहते हैं, कि लंबाई जो होती है कि लंबी संकीर्ण नलिका में क्या होता है? प्रकाशिक फाइबर होता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। अब देखिए उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश क्या होगा? कांच से होकर पानी में जाता है, पानी से होकर कांच में जाता है, या फिर पानी से होकर वायु में जाता है, या फिर कांच से होकर वायु में जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी से होकर कांच में जाता। तब क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो पाएगा। कब? जब जो प्रकाश होगा वो पानी से होकर कांच में जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एक पानी लीजिए, एक गिलास, उसके अंदर कांच डाल दीजिए, तो अगर हम फिर उसमें प्रकाश डालेंगे तो जो प्रकाश होगा उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो पाएगा। ठीक है, पानी से होकर जब प्रकाश क्या होता है? कांच में जाता है, याद रखिएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश क्या होता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है। पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है,
और कांच का जो होता है 1.5 हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए पानी का अपवर्तनांक कम हो गया और जो कांच का अपवर्तनांक है वो ज़्यादा हो गया। इस वजह से क्या होता है, देखिए पानी ज़्यादा कम सघन हो गई और जो कांच हो गया वो ज़्यादा सघन हो गया। लेकिन जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कैसे होता है, जब प्रकाश क्या हो, सघन माध्यम से विरल में जाए। लेकिन यहाँ क्या होता है, उल्टा हो जाता है, प्रकाश जो होती है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। इस वजह से क्या होता है, प्रकाश के पानी से होकर कांच में जाने पर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो पाता। अब देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला या फिर काला। तो काला दिखाई देता है। देखिए दिन में वायुमंडल की धूल और गैसों के कण के द्वारा जो सूर्य के प्रकाशीय वर्णक्रम में उपस्थित नीले रंग का प्रकीर्णन या फिर फैलाव अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। परिणाम स्वरूप हमें आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखते हैं तब अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण उन्हें आकाश क्या होता है, काला दिखाई देता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण बेसिकली क्या होता है, उन्हें जो वो होता है अंतरिक्ष वायु अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, उनको आकाश काला दिखाई देता है। जैसे अंतरिक्ष यात्री जो चले गए हैं, ठीक है, स्पेस में, वहाँ उनको आसपास का वातावरण कैसा दिखता है, काला दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडल की अनुपस्थिति है। देखिए आकाश किस कारण से नीला होता है, तो किस कारण से नीला होता है बताइए। सूर्य के प्रकाश का परावर्तन से, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन से, या फिर वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन से, या फिर वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन से। देखिए सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है अनेक रंगों से युक्त होता है। इनमें से 7 रंगों को हमारी आंखें देख सकती है, जो इस प्रकार है, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इनमें से जो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, वो सबसे कम, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना प्रकीर्णित हुए ही पृथ्वी तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज्यादा होता है। पर जो नीला प्रकाश है वो हवा में मौजूद गैस, अणुओं, धूल कणों आदि से क्या होते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं और बहुत देर तक हवा ही मतलब हवा में ही बने रहते हैं। इसी कारण क्या होता है, आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है। मतलब जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा तो सबसे ज़्यादा कम उसको, जिसका तरंग दैर्ध्य मान लीजिए ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा कम फैला पाएगा कोई भी चीज़ ना। देखिए लाल रंग इस वजह से क्या होता है, देखिए रेलवे स्टेशन पे जो बत्ती होती है लाल बत्ती जलाई जाती है, क्योंकि उसका प्रकाश कम फैलता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। हमें दूर से भी वो लाल प्रकाश दिखाई देता है। और नीले रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। इस वजह से क्या होती है, जो हवा में मौजूद गैस होती है या फिर धूल कण होती है वो क्या करती है, उसे प्रकीर्णित कर देती है, मतलब फैला देती है। इस वजह से हमें आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो हमें पता है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। ठीक है, सूर्य की जो किरणें होती है वर्षा की बूंदों से अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ विभिन्न रंगों में बट जाता है। जैसे मान लीजिए प्रिज्म है तो यहाँ से प्रकाश गया तो 7 रंगों में क्या होता है, वो अपने अपने तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग क्या होता है, बट जाता है। और इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह के वर्णक्रम तथा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, मतलब कलर का बिखर जाना या फिर परिक्षेपण कहते हैं। अब देखिए कि जो परावर्तन होता है, पूर्ण आर्थिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, इंद्रधनुष है। ठीक है, वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंद जो है और कणों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें का विक्षेपण जो है इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। ठीक है, एक तरह से वही है, मान लीजिए परावर्तन और अपवर्तन वही हो रहा है। इस वजह से क्या होता है, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके कारण क्या होता है, हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि इंद्रधनुष की रचना किससे होती है, तो अभी हमने पढ़ा था कि इंद्रधनुष की रचना कैसे होती है, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से, मतलब दोनों क्रिया होती है, अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है। देखिए इंद्रधनुष में होता है, इसमें क्या करना है, गलत कथन का चयन करना है। इंद्रधनुष में क्या होता है, तो गलत कथन का चयन करना। ठीक है, पृथ्वी की ओर से इसके सबसे अंदर रंग के रूप में क्या होता है, बैगनी। जैसे मान लीजिए इंद्रधनुष है तो उसके सबसे अंदर के रंग में क्या होता है, बैगनी होता है। पृथ्वी की ओर इसकी वक्रता का झुकाव, आकाश की ओर इसके सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल प्रकाश, या फिर पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। तो कौन सा कथन जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। ठीक है, कि पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल रंग, इसके सबसे अंदर के रंग में लाल रंग नहीं होता, सबसे बाहरी रंग में लाल रंग होता है।
देखिए, आमतौर पर इंद्रधनुष में लाल रंग क्या होता है, सबसे बाहर होता है। जैसे मान लीजिए इंद्रधनुष है तो लाल रंग सबसे बाहर होगा और जो बैंगनी रंग होगा वो सबसे भीतर होगा। इस पर और जल किरणों का 2 बार परावर्तन हो तो ऐसा इंद्रधनुष भी बनना संभव है, जिसमें वक्र का बाहरी वर्ण जो है बैंगनी रहे और भीतरी लाल रहे। इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष मतलब जो 2 बार इंद्रधनुष बनता है उसी की जो छाया होती है हमें दिखाई देती है। मेनली हमें क्या याद रखना है कि जो इंद्रधनुष सबसे बाहर का रंग क्या होता है वो लाल होता है और भीतर का रंग क्या होता है, बैंगनी होता है। अब देखिए, संक्रमण आयतन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, तो किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, दृश्य क्षेत्र में। देखिए, संक्रमण आयतन जो है रंगीन प्रतीत होते हैं क्योंकि वे दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो कौन सा उपकरण है हम तो जानते ही हैं, ठीक है, पार्थिव दूरदर्शक, जिससे हम दूर की वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है, पार्थिव दूरदर्शक पृथ्वी पर, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शक मतलब कहाँ, जो दूर का मतलब अंतरिक्ष में जो चीज़ हमको देखना उसके लिए रहता है। और पार्थिव दूरदर्शक जैसे पृथ्वी पर ही हम दूर की वस्तु को देख सकते हैं, किसके द्वारा, पार्थिव दूरदर्शक के द्वारा। देखिए, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म में प्रकाश जाता है और ऐसे विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। देखिए, प्रिज्म एक पारदर्शी प्रकाशिक वस्तु है जिसकी समतल परिष्कृत सतहें प्रकाश का क्या कर देती हैं, अपवर्तन कर देती हैं। जो कांच होता है वो प्रकाश का परावर्तन कर देता है, लेकिन जो प्रिज्म होती है वो क्या करती है, प्रकाश का अपवर्तन करती है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर का। देखिए, श्वेत या फिर पॉलीक्रोमेटिक प्रकाश के किसी माध्यम जैसे प्रिज्म के द्वारा उसके घटक रंगों में विभक्त होने की घटना ही प्रकाश का परिक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाती है। प्रकृति में प्रकाश के परिक्षेपण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, इंद्रधनुष है, ठीक है। प्रकाश के परिक्षेपण के फलस्वरूप उत्पन्न रंगों के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, तरल लाल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, हम मान लीजिए आप एक कॉइन लीजिए और एक टब में पानी ले लीजिए, उसमें कॉइन को डाल दीजिए, तो जो कॉइन होगा वो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण जो है तरंग ताल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है। तरंग ताल के तल से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, ठीक है। विरल माध्यम की ओर जाने पर क्या होती है, अपवर्तित होकर लंब से दूर हट जाती है। जैसे मान लीजिए कोई ये रॉड है, आपने अगर इसे पानी में डुबा दिया है तो ये रॉड तो आपने सीधा डुबाया है, लेकिन जो नीचे का रॉड होगा वो हल्का सा टेढ़ा दिखेगा, किस वजह से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, तरंग ताल के तल से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती है वो सघन माध्यम से क्या करती हैं, विरल माध्यम मतलब जल से क्या कर रही है, वायु की ओर जा रही है। इस वजह से क्या होता है, जो उसका प्रतिबिंब होता है वो अपवर्तित होकर लंब से क्या होता है, ये लंब है मान लीजिए, यहाँ से हल्का सा दूर हट जाता है, ठीक है। देखिए, इसको पढ़ने से पहले आप क्या करें ना, अगर आपके पास एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हैं आप साइंस का, तो वो पढ़ लीजिए या फिर लूसेंट पढ़ लीजिए। लूसेंट पढ़ने के बाद फिर इस एमसीक्यू के वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप रिलेट कर पाएंगे। पहले तो आप अच्छे से पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बेस पर अगर एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद होंगी। अब देखिए, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, क्यों देती है, तो अपवर्तन के कारण। अभी हमने पढ़ा अपवर्तन के कारण, क्यों, क्योंकि जो प्रकाश है वो क्या होता है, जल क्या है, सघन माध्यम, और वायु क्या है, विरल माध्यम है। तो जो प्रकाश होती है वो सघन से विरल में जाती है, इस वजह से जो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब लंब से थोड़ा खसक कर हल्का सा उसके किनारे हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर वो क्या होती है, कम गहरी दिखाई देती है। अब देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प है ताप बजट की सही व्याख्या करता है, तो कौन सा, यह पृथ्वी की लंबी तरंगों के रूप में ताप विकिरण है, यह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ताप हस्तांतरण है, यह आगत विकिरण और निर्गत विकिरण का संतुलन है, या फिर यह ताप की वह मात्रा है जो पृथ्वी सूर्य से ग्रहण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि कौन सा जो ताप बजट की सही व्याख्या है, तो यह आगत विकिरण और निर्गत विकिरण का संतुलन है। मतलब जैसे जो विकिरण आ रही है, ठीक है, और जो विकिरण जा रही है, उसके संतुलन को हम क्या कहते हैं, ताप बजट कह रहे हैं। देखिए, ताप बजट का संबंध पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण से है, अर्थात पृथ्वी पर सूर्य से आपतित
और निर्गत मतलब इंसिडेंट और निर्गत आउटगोइंग विकिरण के संतुलन को हम क्या कहते हैं, ताप बजट यानी हीट बजट कहते हैं। पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण का जो होता है वो 29% क्या है, 29% भाग ऊपरी वायुमंडल में पुनः अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाता है, और शेष जो 71% भाग होता है उसमें 71% हिस्से में से 23% वायुमंडल में धूल, धुएं और जल वाष्प तथा ओजोन आदि के लिए आदि के द्वारा क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, और शेष जो 48% बचता है, 48% सौर विकिरण पृथ्वी की सतह के द्वारा अवशोषित हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, हम ताप बजट कहते हैं। एक तरह से बैलेंस होना ताप का, ठीक है, कितना आ रहा है विकिरण, कितना अवशोषित हो रहा है, फिर और कितना वायुमंडल में जा रहा है। अब देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है, तो किस कारण छा जाती है, तो हो जाएगा इसका आंसर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, वायुमंडल में लालिमा का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। रेले एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या कहा, एक फॉर्मूला दिया कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होती है और तरंग दैर्ध्य उसमें एक संबंध होता है, मतलब जो प्रकाश की तीव्रता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तरंग दैर्ध्य के पावर 4 के, मतलब आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ का पावर 4। मतलब देखिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी उसका प्रकीर्णन क्या होता है, उतना ही अधिक होगा। इसलिए हमें क्या कहता है, आकाश नीला दिखाई देता है कि नीले रंग का जो प्रकीर्णन है ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो कम होता है और लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, वायुमंडल में प्रकाश की किरणें हैं अधिक दूरी तय करके पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, जिससे क्या है, सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित कम तरंग दैर्ध्य वाली जो बैगनी नीला प्रकाश को प्रकीर्णित होकर बिखर जाती है, लेकिन जो लाल रंग है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है और पृथ्वी की सतह तक आ जाता है, और इसलिए हमें क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम हो पाता है। देखिए निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, तो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात में तारों का टिमटिमाना, और सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, या फिर सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम क्या नहीं है, तो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना अपवर्तन का परिणाम थोड़ी है, ये क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। देखिए तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तरल से भरे हुए बीकर का जो तल है प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि लेंस किससे बनता है, तो लेंस किससे बनता है, फ्लिंट कांच से, याद रखिएगा। ठीक है, लेंस किससे बनता है, फ्लिंट कांच से। देखिए लेंस के निर्माण में क्राउन कांच या फिर फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्या है, आजकल क्वार्ट्ज क्रिस्टल या फिर एक्रिलिक प्लास्टिक का भी लेंस निर्माण में प्रयोग किया जाता है। देखिए आपने जो गॉगल्स या फिर स्पेक्स लगाए होंगे, देखिए समटाइम्स वो टच करने पे फाइबर जैसा लगता है, तो क्या होता है, एक्रिलिक प्लास्टिक का भी लेंस का निर्माण आजकल होने लगा है। अब देखिए दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, दृष्टि के स्थायित्व का, मतलब जो हम देखते हैं उसके जो प्रतिबिंब बहुत देर तक बना होता है, तो दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, तो सिनेमा। एक्सप्लेनेशन देखने चलिए कि मस्तिष्क द्वारा रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश की जो संवेदना है प्रकाश स्रोत या प्रतिरूप के हटने के कुछ क्षण बाद तक रहती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि का स्थायित्व। जैसे हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो कुछ समय तक क्या होता है, उसका जो प्रतिबिंब होता है हमारे रेटिना पर पड़ने वाली जो प्रकाश होती है वो थोड़ी देर तक रहती है। ठीक है, यदि किसी क्रिया के विभिन्न पहलुओं के चित्रों को एक क्रम में तैयार किया जाए और उन्हें एक द्रुत क्रम में देखा जाए तो आंखें चित्रों को जोड़ देती है और परिणामतः चलते हुए प्रतिरूप का भ्रम होता है। इस कल्पना का उपयोग क्या है, चलचित्र और टेलीविजन में किया जाता है। कहने का मतलब आपने समझा, जो कैमरा करता है, हम जो आज वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई भी वीडियो जैसे मूवी बनता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रील होता है एक, ठीक है, छोटे छोटे पिक्चर होते हैं, उनको जोड़ते जाते हैं। जैसे पहले मान लीजिए हैंड यहाँ था, फिर हैंड यहाँ हुआ, फिर हैंड यहाँ हुआ, तो ये पिक्चर को जोड़कर क्या होता है, हैंड लगता है कि हाँ ये डांस कर रहा है। तो क्या होता है, विभिन्न रील को जोड़कर, अभी के मतलब टाइम की तो मैं वीडियो को नहीं कर सकती, लेकिन पहले ज़माने की जो मूवी बनती थी उनकी रीलें आती थी। ठीक है, रील को जोड़ जोड़कर क्या बनता था, मूवी। तो जो दृष्टि का स्थायित्व है वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि जो भी हम देखते हैं कुछ क्षण तक हमारी आंख में उसका प्रतिबिंब क्या है, वो बना रहता है।
अब देखिए मरीचिका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, या फिर केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरीचिका भ्रम किससे होता है? प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा, दोनों होगा। ठीक है, अपवर्तन भी होगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका भ्रम क्या होता है? जैसे मान लीजिए रेगिस्तान में हम जाते हैं तो हमें क्या होता है, जहाँ पर लगता है कि कुछ दूर में क्या है, पानी है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं होता। इसे हम क्या कहते हैं? मरीचिका भ्रम। ये किस वजह से होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। देखिए मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है, जिसमें प्रेक्षक जो है वो अस्तित्वहीन जलाशय और दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर जो प्रेक्षक है उसका भ्रम दूर हो जाता है। इस घटना की व्याख्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत के आधार पर की जाती है। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, साथ में अपवर्तन भी होता है। अब देखिए ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक, है ना, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही में एसएससी में पूछा था कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किसके लिए दिया गया था? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था। देखिए सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में सन भी पूछ दिया था, वर्ष यही पूछा था कि सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए किस मतलब सन में क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1930 में मिला था। ठीक है, सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में प्रकाश प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब देखिए वाहन के अग्र दीपों मतलब जो हेडलाइट होता है, बहुत ज़्यादा हिंदी लिखा हुआ है, हेडलाइट जो होता है कि किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप बताइए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो परवलीय दर्पण, जो वाहन के अग्र लाइट होते हैं। देखिए वाहन के हेडलाइट में परवलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परवलीय अवतल दर्पण किसी दूर स्थित स्रोत से ऊर्जा को एकत्र कर उसे एक उभयनिष्ठ नाभिकीय बिंदु तक लाने में प्रयोग किए जाते हैं। हेडलाइट में प्रयुक्त परवलीय अवतल दर्पण किसी स्रोत से आने वाली ऊर्जा को बाहर की ओर समानांतर किरणपुंज के रूप में प्रक्षेपित कर देता है। एक तरह से आप इतना जान लीजिए, अगर परवलीय दर्पण नहीं लिखा हुआ तो अवतल दर्पण आप टिक करके आइएगा। जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है? प्रकाश जितना भी आता है, ठीक है, उसको क्या कर लेता है? वो जितने भी मतलब बड़े से एरिया को छोटे में करके दिखा देता है। इसलिए क्या होता है कि हेडलाइट में जो होता है अवतल दर्पण का यूज होता है। सॉरी, इसमें ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा था अवतल दर्पण, ठीक है, तो ये हेडलाइट की बात कर रहा है। मैंने जो ग्लास था उसकी सोच लिया था। तो हेडलाइट जो होता है, जो गाड़ियों में हेडलाइट होता है, उसमें कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण का यूज होता है। वो क्या करता है? जो प्रकाश होता है अवतल दर्पण उसको बहुत दूर तक फैला देता है। ठीक है, अंदर तो बहुत छोटे से बल्ब लगे होते हैं, लेकिन प्रकाश को फैलाने के लिए अवतल दर्पण लगाया जाता है, जिससे जो प्रकाश है बहुत दूर तक फैल जाए और हमें बहुत दूर से जो आ रही वाहन या फिर कोई जानवर जो है दिख जाए, ताकि क्या हो, एक्सीडेंट बचने मतलब होने से बच जाए। ठीक है, तो किस प्रकार के दर्पण का यूज़ किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, क्योंकि क्या करता है अवतल दर्पण, जो गाड़ी में जो छोटी सी बल्ब लगी रहती है उसको क्या करता है? अच्छे से लाइट को फैला देता है। इसे ध्यान दीजिएगा। मैंने इसे क्या समझ लिया था? इसे साइड ग्लास समझ लिया था। तो किसका यूज़ किया जाता है? अवतल दर्पण का। क्यों किया जाता है मैंने आपको बता दिया। देखिए इसमें फिर से पूछा है कि कारों के जो हैंडलैम्प है उसमें प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो परवलयिक अवतल होते हैं। अब देखिए पूछा कि वाहन चाल हेतु पश्च दृश्य दर्पण क्या होता है? तो ये दर्पण होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो साइड ग्लास होता है ये उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, देखिए वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जिससे वाहन चालक इस प्रकार के दर्पण से काफ़ी बड़े क्षेत्र को क्या करता है? देख पाता है। मतलब बहुत जो बड़ा क्षेत्र है उसका छोटे से जगह पे क्या होता है? प्रतिबिंब बन जाता है और पीछे से आने वाली गाड़ियों को अच्छे से देख पाता है। अब देखिए दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती हैं। दर्पण के अंशों की शेप कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल और समतल। देखिए दर्पण के ऊपर का भाग उत्तल होने पर जो मनुष्य को अपना सिर है और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देगा, जबकि दर्पण के जो नीचे का भाग है समतल होने पर जो टांगे हैं वो वास्तविक आकार की ही दिखाई देंगी। ऊपर अगर उत्तल लेंस लगा हो तो क्या दिखेगा? अपना सिर जो है वो
अपना शरीर, ऊपर का जो शरीर है वो क्या लगेगा, वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देगा, लेकिन नीचे क्या होता है, समतल दर्पण लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी पैर होती है हमें क्या है, वो वास्तविक आकार की दिखाई देती है। अब देखिए प्रकाश का वेग क्या है, तो प्रकाश का वेग तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। डेनमार्क के खगोलविद ओले क्रिस्टिनस रोमर ने सर्वप्रथम क्या की थी, 1676 में बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति देखकर क्या की थी, प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे कौन से होते हैं, तो पोलराइड्स के होते हैं, ठीक है, 3D फिल्मों को देखने के लिए। देखिए पूर्व में लाल हरे लाल नीले रंग के चश्मों का प्रयोग जो है 3D फिल्मों को देखने के लिए किया जाता था, जबकि वर्तमान में कौन से चश्मों का, तो पोलराइड्स लेंसों का प्रयोग क्या होता है, और LCD चश्मों का प्रयोग किया जाता है, क्या, 3D फिल्म को देखने के लिए, जिसमें नहीं हमें महसूस होता है कि हाँ जो लड़ाई हो रही है हमारे पास हो रही है, या फिर कोई भी सीन हो रहा है जस्ट हमारे पास ही हो रहा है, ठीक है। तो वैसी फिल्मों को देखने के लिए किस तरह के चश्मों का यूज़ किया जाता है, तो पोलराइज्ड चश्मों का उपयोग किया जाता है। देखिए समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है, तो ध्रुवण के कारण। ध्रुवण के कारण क्या होती है, जो समुद्र की सीपी होती है वो सुनहरी दिखाई देती है। तो समुद्र की जो सीपी है वो ध्रुवण की घटना के कारण क्या होती है, सुनहरी दिखाई देती है, पोलराइजेशन के कारण। अब देखिए एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है, तो कवालूर में, ठीक है। एशिया की जो विशालतम परावर्ती दूरबीन है वो कहाँ पर है, कवालूर में है। देखिए वेणु बापू वेधशाला, ठीक है, वेणु बापू वेधशाला जो है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान द्वारा परिचालित एक खगोलीय वेधशाला है, जो तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में कवालूर में स्थित है। इसी वेधशाला में जो है वेणु बापू दूरबीन स्थित है, जिसे एशिया का जो है विशालतम परावर्तित दूरबीन होने का गौरव प्राप्त है। इस दूरबीन का जो व्यास है 2.3 मीटर है। कहाँ पर है, तो तमिलनाडु के कवालूर में। अब देखिए साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं, कौन सी घटना के कारण, तो व्यतिकरण के कारण क्या होते हैं, हमें रंग दिखाई देते हैं। साबुन के जो बुलबुले हैं उन पर रंग, श्वेत प्रकाश डालने पर रंग क्यों दिखाई देते हैं, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। देखिए साबुन के बुलबुलों पर श्वेत प्रकाश के डालने से रंगों के दिखाई देने के पीछे व्यतिकरण का सिद्धांत है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुलों पर पड़ती हैं तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से जो है किरणें परावर्तित होकर जो प्रेक्षक की आंखों की ओर लौटती हैं। दोनों सतहों से आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश के तरंग समूहों की कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण क्या होता है, व्यतिकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, रंग दिखाई पड़ता है। तो मेनली बस इतना याद रखिएगा कि जो साबुन के बुलबुलों पर अगर हम प्रकाश डालें तो जो हमें रंगीन बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं, तो किस वजह से दिखाई देते हैं, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। अब देखिए बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतने जो परत होती है, आपने देखा होगा कि हम रोड पर जो चलते हैं तो जैसे कि जो बहुत सारे बड़े बड़े वाहन चलते हैं उनसे पेट्रोल अगर लीक हो जाए और पानी गिर जाती है तो हमें क्या होता है, वो उसमें चमकीले रंग दिखाई देने लगते हैं। तो किस वजह से दिखाई देते हैं, तो देखिए बरसात के दिन पर जल पर छोटी जो तैलीय परतें चमकीले रंग प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं, सेम बुलबुलों जैसा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जो है जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं। हीरे क्यों चमकते हैं, तो किस वजह से चमकते हैं, बहु आंतरिक परावर्तन के कारण। बहुलित उनमें क्या होता है ना, हीरो में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मतलब देखिए हीरे को हम जितना कट करते हैं, है ना, डिजाइन बनाते हैं तो उनके तो बहुत सारे सरफेस हो जाते हैं। आपने कभी हीरा देखा होगा या फिर नॉर्मल सा जो स्टोन हम देखते हैं उसको भी देखिए जब तराशा जाता है तो उसकी बहुत सारी सरफेस हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, उसका बहुलित आंतरिक परावर्तन, इस वजह से जो हीरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा चमकदार और आकर्षित दिखाई देता है। देखिए हीरा प्राकृतिक अवस्था में पूर्णतः पारदर्शक होता है। इसे विशेष प्रकार से तराश कर, जैसे हीरा एक तो पत्थर ही है ना, जैसे कोयला निकलता है वैसे हीरा भी निकलता है। फिर हीरा को जब हम बनाते हैं तो हीरा कुछ इस शेप में दिखेगा, है ना, ऐसे ऐसे करके बन जाता है। फिर यहाँ से भी बहुत सारे उसमें सरफेस हो जाते हैं, ठीक है। तो विशेष प्रकार से तराश कर क्या होते हैं, प्रकाश के पारगमन को रोका जाता है ताकि जो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का जो प्रकाश है परावर्तन प्राप्त किया जा सके। और इस तराशी के कारण हीरे में ऐसी चमक और द्युति आती है जो इसकी सुंदरता का प्रतीक है। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें जो प्रकाश है आता है वो बाहर नहीं जा पाता, वो अंदर अंदर घूमते रहता है हीरे में। इस वजह से क्या होता है, जो हीरा होता है वो चमकदार और आकर्षित दिखाई देता है। अब देखिए प्रकाश तरंगे हैं, तो कैसी तरंगे हैं प्रकाश तरंगे, वैद्युत तरंगे हैं, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर स्थिर वैद्युत तरंगे हैं। तो जो प्रकाश तरंगे हैं वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। देखिए
प्रकाश क्या होता है? एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। प्रकाश दोहरी प्रकृति के होते हैं, तरंग या फिर कण। तरंग प्रकृति से प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण आदि की व्याख्या हो पाती है, जबकि कण की प्रकृति से जो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या होती है। तो प्रकाश मूल जो होते हैं वो कण फोटोन होते हैं। प्रकाश का जो मूल कण होता है वो मेनली क्या होता है? फोटोन होता है। तरंग की दो प्रकृति प्रकाश की दो प्रकृति होती है, ठीक है, तरंग और कण। लेकिन जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन जो प्रकाश का मूल कण होता है वो क्या होता है? फोटोन होता है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परावर्तन निहित है। तो किसमें? तो रासायनिक ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा में। तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परावर्तन निहित होता है किसमें? तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो सौर ऊर्जा को किसमें बनाते हैं? अपना भोजन तो वो स्वयं बना रहे हैं, मतलब जो प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं, ठीक है, सूर्य से ऊर्जा लेकर वो रासायनिक क्रिया करते हैं और अपना क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ बनाते हैं खुद से। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अब देखिए, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके अंतर्गत पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे कि पत्ती के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। अब देखिए, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है कि कौन सा चीज सूक्ष्मदर्शी है और कौन सा दूरदर्शी है? बताइए। तो देखिए, क्या देखकर जानेगा? लेंस की लंबाई और आकार के द्वारा। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में जो अंतर होता है लेंस की लंबाई और आकार का होता है। इसे ही देखकर क्या जान पाते हैं हम लोग कि ये सूक्ष्मदर्शी है, ये क्या है? दूरदर्शी है, लेंस की लंबाई और आकार के द्वारा। अब देखिए, लैम्बर्ट नियम जो है वो किससे संबंधित है? परावर्तन से, अपवर्तन से, व्यतिकरण से, या फिर प्रदीप्ति से। तो जो लैम्बर्ट नियम है वो प्रदीप्ति से क्या है? संबंधित है। अब देखिए, लैम्बर्ट नियम है क्या? तो लैम्बर्ट का कोजिया नियम जो है प्रकाश की प्रदीप्ति से संबंधित है। प्रकाशिकी में लैम्बर्ट के कोजिया नियम के अनुसार किसी लैम्बर्टी तल से विकिरित ऊर्जा की तीव्रता का प्रक्षेपित मान उस तल के लंबवत रेखा तथा प्रेक्षक की दृष्टि रेखा के बीच के कोण के कोज्या के समानुपाती होता है। उतना डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिएगा कि लैम्बर्ट के नियम से रिलेटेड है प्रदीप्ति। अब देखिए, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? तो ये आपको पता ही होगा कि 8.3 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है 147 से लेकर 152 मिलियन किलोमीटर के मध्य है। और प्रकाश की चाल है ना, इसे आप काउंट कर लीजिएगा, इतना मीटर सेकेंड। हमने तो पढ़ा था कि प्रकाश की चाल क्या होती है? 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तथा सूर्य की जो त्रिज्या है इतना किलोमीटर होने के कारण जो होती है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.14 या फिर 8.42 मिनट के मध्य का समय लगता है। इतना डीप नहीं पूछेगा, बस आप ये याद रखिए कि जो प्रकाश है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? तो 8.3 मिनट का समय लगता है। अब देखिए, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट में, लगभग 8 मिनट में हमारे पास सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। अब देखिए, वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग के द्वारा दूर किया जाता है? तो जो वर्णांधता का दोष होता है वो अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, उत्तल या फिर सिलेंडरी लेंस के द्वारा। तो जो वर्णांधता का दोष है वो इनमें से किसी भी लेंस के द्वारा इसका जो होता है इसकी समस्या दूर नहीं की जाती। देखिए, वर्णांधता जो है, कलर ब्लाइंडनेस का दोष अनुवांशिक है, जिसमें व्यक्ति कुछ रंग, प्रमुख रूप से लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। इसे किसी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप एग्जाम में घुमाने के लिए पूछ सकता है कि वर्णांधता जो है वो वर्णांधता का दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? तो वर्णांधता क्या है? वो अनुवांशिक डिसीज है, ठीक है। तो उसे हम किसी भी लेंस के द्वारा दूर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, डेल्टोनिज्म या फिर प्रोटोनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है जिसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता। तो जो रोगी होता है वो लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग, ये सब रंग क्या है? नहीं देख पाता। तो उपर्युक्त सभी रंग हो जाएगा। डेल्टोनिज्म और प्रोटेनोपिया जो है एक प्रकार की वर्णांधता है जिसमें रोगी जो है हरा, नीला तथा लाल रंगों में क्या करता है? अंतर नहीं कर पाता है। देखिए, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों और मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? तो हमने पढ़ा है कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बचपन से पढ़े आ रहे हैं, ठीक है। ये गैस किससे निकलती है? तो रेफ्रिजरेटर से ये गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
देखिए, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन गैस पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की ऊपरी सतह समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी सतह है, वायुमंडल की जो ऊपरी सतह समताप मंडल, ठीक है, पाई जाती है। उसमें इसकी तह के कमजोर पड़ने के मुख्य जो भूमिका कौन सा गैस निभाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। व्यापक औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जब प्रशीतकों, रेफ्रिजरेटर जो मैंने कहा था, उसमें क्या होता है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस क्या होता है, वो निकलता है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हर घर में फ्रिज है, ज़रूरत भी है, ठीक है, कि सब्जियां सड़ जाती हैं। पहले क्या था कि उतना फ्रिज का रिक्वायरमेंट जो था नहीं था, ठीक है। तो जो रेफ्रिजरेटर रखते हैं हम, तो उसमें क्या कौन सी गैस निकलती है, तो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। इस वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा ओजोन लेयर है वो डिके हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अन्य वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ जैसे कि जो वाहन में से धुएं निकलते हैं, उनसे भी क्या होती है, ओजोन परत जो है वो कमजोर होती है। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है किस चीज़ में, रेडियो तरंगों का परावर्तन करके रेडियो संचार संभव बनाने में, या फिर वायुमंडल का तापमान नियमित करने में, अंतरिक्ष किरण कणों का अवशोषण करने में, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। जो हम अभी इतना सनस्क्रीन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि हम क्या है, पराबैंगनी विकिरण जो है वो हमारे शरीर में ना पड़े, ठीक है। उससे क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्किन कैंसर के, ठीक है। इसलिए अभी क्या है कि हमको जितना हो सके अपने ओजोन लेयर को सेव करना है, ठीक है। देखिए, फ्रिज को तो अगर हम फ्रिज का यूज़ करना कम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो व्हीकल है उनसे जो बेकार धुआं निकल रहा है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी पॉलिसीज़ आ रही हैं कि जो वाहनें हैं, जो आपने देखा होगा नई गाड़ियाँ कभी भी धुआं नहीं छोड़ती हैं, ठीक है, पुरानी गाड़ी छोड़ती है। तो उनको क्या करना है, सब पुरानी गाड़ियों का यूज़ क्या है, बंद करना है। या फिर आप गाड़ियों को अच्छे से रिपेयर कराइए, ताकि क्या होगा, उससे जो खराब धुआं है वो ना निकले। देखिए, ओजोन परत जो है पृथ्वी के धरातल से 15 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के सप्ताह मंडल में ओजोन गैस का एक झीना सा आवरण है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का 93 से लेकर 99% भाग जो है वो अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अब देखिए, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, तो किससे करती है, पराबैंगनी विकिरण से करती है। देखिए, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण जो है पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंचती है, तो ओजोन के कारण। अब देखिए, किसी स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है, ठीक है। तो ये कौन सा दोष हो जाता है, दूर की चीजें, ठीक है, फोकस से हटकर दिखाई देती है, तो ये क्या, निकट दृष्टि दोष होता है। आप ना याद रख लीजिएगा, दूर दृष्टि दोष है तो उसमें निकट की चीजें नहीं दिखाई देंगी, और निकट दृष्टि दोष है तो उसमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देगी। मतलब दूर की चीजें जो है फोकस से हटकर दिखाई देती है, तो ये कौन सा दोष है, ये निकट दृष्टि दोष है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट में दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जो है आंख के रेटिना पर न बनकर इसके सम्मुख आगे ही किसी बिंदु पर बन जाता है। ऐसा निम्न कारणों से हो सकता है, नेत्र गोलक का व्यास सामान्य से अधिक हो जाने पर, या फिर नेत्र लेंस की मोटाई यानी वक्रता बढ़ जाने से, ठीक है। याद रखिए इतना कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब देखिए, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं, जबकि दूसरे तल में बिंदु जो है केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। तो इसको अबिंदुकता कहते हैं। मतलब हम जो डॉट्स होते हैं वो हमको क्लियरली एक जगह पे दिखाई नहीं देते, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। अब देखिए, अबिंदुकता होता क्या है, ठीक है। तो अबिंदुकता का कारण आंख की गोलक की असममित वक्रता है ना, असिमेट्रिकल कर्वेचर होता है, ठीक है, कर्वेचर, जिसमें प्रतिबिंब का एक भाग जो है रेटिना पर सही रूप से फोकस पर होता है, ठीक है, और एक अन्य स्थान पर भी रेटिना में मंद रूप से फोकस हो जाता है। अर्थात मुख्य प्रतिबिंब के अतिरिक्त पास में ही एक दूसरा परंतु कम तीव्रता का प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ डॉट है, ठीक है, तो यहाँ एक हल्का सा, जिस वजह हमें दो दिखाई देता है, दो बिंदु दिखाई देते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। देखिए, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है, क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से अधिक। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट का बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। देखिए, नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहां तक रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसे हम क्या कहते हैं, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कहलाती है, ठीक है। सामान्य आंख के लिए क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। जैसे हम जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे टीचर कहते थे कि जो बुक होता है वो 25 सेंटीमीटर दूर से लेकर पढ़ो, ज़्यादा पास से भी मत पढ़ो, ज़्यादा दूर भी मत रखो, ठीक है। इससे क्या होता है, इसे आंख का निकटतम बिंदु कहते हैं। दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष वाले
व्यक्ति के लिए जो निकट बिंदु होती है वो 25 से भी अधिक होती है, मतलब उनको और दूर से रखने पे दिखाई देता है। और जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं जिनका आँख खराब ना हो तो उसे 25 सेंटीमीटर की जो वस्तु होती है वो पूरा स्पष्ट दिखाई देती है। अब देखिए जूम लेंस क्या होता है। तो जूम लेंस क्या होता है, यह एक परावर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। ठीक है, जूम लेंस क्या होता है, परावर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। देखिए जूम लेंस एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। नियत फोकस दूरी वाले लेंस के विपरीत जूम लेंस जो होता है एक यांत्रिक संयोजन है जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी का प्रयोग करके देखने के लिए किया जाता है। जूम फोकस लेंस मतलब जूम करके किसी चीज़ को देखना, ठीक है, दूर की चीज़ों को पास करके देखना। इसमें किसका यूज होता है, तो इसमें होता है, यह एक क्या होता है, परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है कि जो डायोप्टर है वो किसकी इकाई है। तो बताइए डायोप्टर जो है किसकी इकाई है, तो लेंस की क्षमता की इकाई है। ठीक है, डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। लेंस की जो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता, मान लीजिए लेंस की क्षमता P है, ठीक है, तो 1/f क्या होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, जो लेंस की क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और डायोप्टर किसकी इकाई है, तो लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, डायोप्टर है। अब देखिए निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। तो कौन सा जगह, बैगनी प्रकाश। क्यों न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो बैगनी रंग का प्रकाश होता है अन्य रंगों की प्रकाश की तुलना में न्यूनतम वेग से चलता है। क्यों, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश के सभी रंगों की तुलना में बैगनी रंग जो है प्रकाश के अपवर्तन का, जो बैगनी रंग का प्रकाश होता है उसका क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन सर्वाधिक होता है। अर्थात जो है बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो देखिए देख लेते हैं एक बार, एन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन वी। तो यहाँ जो सी है वो क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और जो वी है वो है कांच में बैगनी प्रकाश की चाल। ये देखिए यहाँ एन वी जो है वो बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक है। अतः जो एन वी का मान होता है अधिकतम तभी संभव है जब वी का मान न्यूनतम हो। ठीक है, अतः कांच में जो होता है बैगनी रंग के प्रकाश की चाल न्यूनतम होती। क्यों, एक तरह से चाल क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य जिसका जितना ज्यादा होगा उसकी चाल क्या होगी, कम होगी। और तरंग दैर्ध्य कम होता है उसकी चाल क्या होती है, ज्यादा होती है। तो लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी चाल भी क्या, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लाल रंग के प्रकाश की कम होती है, इसलिए उसकी जो चाल होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, जो बैगनी होता है उसका तरंग दैर्ध्य कम होता है इसलिए उसकी चाल कम होती है, और लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है इसलिए जो उसकी चाल होती है वो अधिक होती है। देखिए किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान को देखा था। तो ये तो हम सबको पता है कि गैलीलियो ने देखा था। ठीक है, गैलीलियो ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में जो था आसमान को देखा था। अब देखिए प्रकाश या दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, देखिए इसमें तीनों गुण हैं। ठीक है, वे मंदाकिनियों गैलेक्सी का पता लगा लेते हैं जो कि प्रकाश की दूरबीन नहीं कर पाते। वे मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं, मतलब बादल छाए हुए हैं तब भी काम कर सकते हैं। वे दिन और रात के दौरान भी काम कर सकते हैं। तो जो प्रकाश की दूरबीन होते हैं उनकी अपेक्षा क्या होते हैं, रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश की दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि वे गैलेक्सी का पता लगाने में मेघाच्छादित परिस्थिति में दिन और रात दोनों में काम करते हैं। अब देखिए प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होता है क्या कहलाता है। तो प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। ठीक है, लेजर प्रकाश किरण पुंज अत्यंत दिशिक और सुसंगत होता है। आपने देखा होगा लेजर लाइट, बहुत सारे मेलों में बच्चे क्या लेजर लाइट दिखाते हैं ना, तो बहुत दूर तक सीधा सीधा जाता है। तो क्या होते हैं, जो प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशिक होते हैं, एक ही दिशा में चलते, उसे हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। अब देखिए प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है, कांच से जल में। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल में। ठीक है, देखिए दिए गए विकल्पों में प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु कांच से जल में गुजरना होगा क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश की जो किरण है अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करे। ठीक है,
जो प्रकाश की किरण कहाँ से प्रवेश करे, अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले, मतलब सघन माध्यम से लेकर विरल माध्यम में, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। तो कांच क्या है, वो सघन है और जल उससे क्या है, कम सघन है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्त है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, या आप ये भी कह सकते हैं कि अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में। अब देखिए शब्द इंसोलेशन, आतपन का अर्थ क्या है, तो उष्मारोधी सामग्रियां, आने वाली सौर विकिरण, अविलेय सामग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आने वाली सौर विकिरण, इंसोलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, आतपन। किसी कला अवधि में सतह क्षेत्र पर प्राप्त सौर विकिरण ऊर्जा की कुल राशि को आतपन कहते हैं, इंसोलेशन, ठीक है, इंसोलेशन कहते हैं। आपतन का जो मात्रक होता है मेगा जूल प्रति वर्ग मीटर या फिर जूल प्रति वर्ग मिलीमीटर होता है, इसे याद रख लीजिएगा, हो सके तो एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। आपतन का मात्रक क्या होता है, मेगा जूल प्रति वर्ग मीटर, मेगा जूल प्रति वर्ग मीटर। देखिए तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो आप लोगों को पता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन है, ठीक है। तारों का प्रकाश विभिन्न वायुमंडलीय परतों से अपवर्तन के पश्चात हम तक पहुंचता है, जिसके कारण क्या है, रात में तारे चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो तारों के टिमटिमाने के पीछे का रीजन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखिए अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है, मतलब किसकी वेधन क्षमता किसकी अधिक होती है, अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे ज़्यादा किसका होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो होता है गामा का होता है, फिर बीटा का होता है, फिर अल्फा का होता है, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा की वेधन क्षमता जो है या फिर वेधन शक्ति अपने अवरोही क्रम में गामा बीटा फिर अल्फा होती है। मतलब गामा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है और आयनन क्षमता न्यून होती है। अल्फा किरणों की वेधन क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है, जबकि बीटा किरणों की जो वेधन क्षमता होती है अल्फा किरणों से अधिक होती है। मेनली ये याद रखिए, सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है, गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। अब देखिए पूछा है कि अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है, तो जैविक क्षति किससे होती है, तो गामा किरणों से होती है, क्योंकि क्या होता है, उनकी वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है। तो जो जैविक क्षति होती है किससे होती है, गामा किरणों से होती है। देखिए अधिकतम जैविक क्षति जो होती है वो गामा किरणों से होती है, क्योंकि आवृत्ति के सबसे ज़्यादा होने के कारण इसकी ऊर्जा जो है समस्त विकिरण में सबसे ज़्यादा है। गामा किरणें शरीर में उत्परिवर्तित मतलब म्यूटेशन करते हुए कैंसर और ट्यूमर जैसे रोगों को जन्म देती है, परंतु इसका प्रयोग करते हुए हम स्वयं कैंसर की चिकित्सा की मतलब गामा किरणों का ही यूज़ करके क्या करते हैं, कैंसर की चिकित्सा की मतलब कैंसर का इलाज किया जाता है तथा फसल के सुधार के लिए अपरिवर्तित बीजों का भी निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा, गामा किरणों के द्वारा। रोग भी वही दे रहा है, ठीक भी वही कर रहा है, ठीक है। तो गामा किरणें क्या करती हैं, वो कैंसर और ट्यूमर जैसे रोगों को जन्म देती हैं। इनकी वेधन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य किस में होता है, गामा किरणों का, इसलिए तो जल्दी इनकी वेधन क्षमता अधिक होती है। जिसका तरंगदैर्ध्य ना जितना कम होगा, ठीक है, तो उनकी वेधन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। गामा किरणें अत्यंत लघु तरंगदैर्ध्य परिसर में वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इनकी तरंगदैर्ध्य जो होती है 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻14 मीटर के बीच होती है। इन विकिरण में ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में संचित रहती है, जिससे इनकी वेधन क्षमता जो होती है अधिक होती है। अब देखिए कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है, कि कैमरा में जो प्रतिबिंब की तीक्ष्णता होती है वो किसके द्वारा तय की जाती है, तो द्वारक एपर्चर के द्वारा, ठीक है। कैमरा में जो प्रतिबिंब की तीक्ष्णता होती है, शार्पनेस की कितना अच्छा क्लियर फोटो आ रहा है, वो एपर्चर के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। एपर्चर के आकार पर निर्भर करता है। अब देखिए प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है, भीड़ वाले महानगरों में रात में यातायात जाम होने पर मार्गदर्शन करना और जाम हटाना, या फिर धार्मिक स्थानों में रात में एकत्र भीड़ का मार्गदर्शन करना और उनकी सहायता करना, या फिर रात में आने वाले युद्ध पोतों को बंदरगाह का स्थान बताना, या फिर समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना, ठीक है। तो जो प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है, ताकि समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन किया जाए और उन्हें चेतावनी दी जाए। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन, या फिर ऑप्टिकल टेक्स्ट रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कॉर्पोरेटर रिकॉग्निशन, या फिर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। तो जो हम एग्जाम देते हैं उसमें OMR सीट भरते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग और एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन अधिक उपयुक्त है। इससे जो संक्षेप में OMR सीट के रूप में भी जाना जाता है, हम तो इसे जानते हैं, ठीक है। OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन। अब देखिए मोटर कार में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, परती जो है पतली परतें प्रयुक्त की जाती हैं, फिल्टर प्रयुक्त किए जाते हैं, पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, या फिर कांच के
प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जो मोटर कार है उसमें हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए कि ज़्यादा चमके ना, उसके लिए क्या किया जाता है, पोलेराइट से गुजरने वाले प्रकाश ध्रुवण उत्पन्न नहीं करते, इसलिए मोटर कारों में क्या करते हैं, हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलेराइट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। इतना ध्यान रखिए कि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ सबसे पहले उसे लूसेंट से या फिर किसी भी बुक से जो आप प्रेफर करते हो उसे पढ़िए, फिर उसके बाद आकर इस MCQ की सीरीज़ को देखिए, आप लोगों को बहुत लाभ होगा। ठीक है, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए और अपना ख्याल रखिए।